हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्रीलिम्स एक्स्ट्रा वीक 2। आज हम लोग इसको थोड़ा और रिफाइन करेंगे। ओके, मैंने कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट में रख दिए हैं जो आप बाद में खुद से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, बट स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। इस लेक्चर को पूरा देखिए। ओके, फर्स्ट इज़ हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन्होंने डेलीगेशन लीड किया एट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो पहले तो हमें इसके बारे में सब कुछ जानना होगा। उसके बाद आईएलओ के कुछ कन्वेंशन हैं, 8 आउट ऑफ 6 हम लोगों ने साइन कर रखे हैं, रेटिफाइड कर रखे हैं, बट 2 को नहीं किया है। तो व्हाट आर दी रीजंस जिसकी वजह से हमने उन्हें नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे इस आर्टिकल्स में हम लोग इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, और जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके सामने अंडरलाइन करके दिए हुए हैं। चलिए, तो हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। अब ये चीज़ आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, ये आप सिंस जब से आईएलओ बना था 1917 के अराउंड, तब से हमने अपनी प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इस इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है, राइट? क्योंकि लेबर्स, वो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म मूवमेंट, इन सब के टाइम पे हमने किया था ये सब। नाउ it is a decision making and deliberative body often called as international parliament of labor. ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या हाईलाइट किए होंगे, हमने जाके हाईलाइट किया दैट हमने 4 कोड्स लेकर आए, लेबर कोड्स, ठीक है। हमने बात की कि हमने डिजिटल चीज़ें करने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया। ये सारे हमारे इनिशिएटिव्स जो हमने वहाँ पर शोकेस किए एट द जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। अब इसमें होता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है दैट हर कंट्री से 4 मेंबर्स आएंगे। उन 4 में से 2 होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, एक होगा एम्प्लॉयर की तरफ से, एक होगा वर्कर्स की तरफ से। नाउ रिमेंबर कि ये चारों एज अ ब्लॉक वोट नहीं करते। ओके, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जो वोट किया है तो फिर वो चारों उसी के अकॉर्डिंग वोट करेंगे, कि इंडिया ने किसी चीज़ पे यस बोला है तो ये चारों यस बोलेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है कि गवर्नमेंट डेलीगेट्स जो है वो कहीं किसी और डिसीजन में वोट कर रहे हो, एम्प्लॉयर अलग कर रहा हो या वर्कर अलग कर रहा हो। ओके, सो रिमेंबर द वोटिंग यहाँ पे जो होगी वो कंट्री वाइज नहीं होती है। द डेलीगेट्स फ्रॉम द सेम कंट्री डू नॉट वोट एज अ ब्लॉक। employers and workers vote independently based on their respective group interest. okay, so this is one thing जो आपको prelims में पूछी जा सकती है एमसीक्यू में, और आपको फिर थोड़ा सा confusion हो सकता है। ओके, फंक्शन एंड मैंडेट वगैरह आप लोग खुद पढ़ लेना। मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे लेके चलता हूँ। इस बार जो कन्वेंशन हुआ जेनेवा में, उसमें पहली बार इसे हिस्टोरिकल कहा गया, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ें की गई हैं जो पहली बार हुई है फॉर दी प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कन्वेंशन पास हुआ, इट ऑफिशियली अडॉप्टेड द कन्वेंशन कंसर्निंग डिसेंट वर्क इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। यही हमारी जो गिग इकोनॉमी वगैरह है, ओके, स्विगी डिलीवरी बॉयज़ एंड राइडर्स। This is world's first international treaty targeting digital labor platform. It mandates basic protections, fair algorithm management, क्योंकि इस algorithm के बेसिस पर उनके वेज डिसाइड होते हैं, transparency and proper employment classification for gig as well as platform workers. So this is new development जो इस बार इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में पहली बार प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के लिए कोई कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया है। ओके, दिस कुड बी अनदर पॉइंट जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि इंडिया और आईएलओ के रिलेशनशिप। तो पहले तो जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना 1919 में, आफ्टर दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर बना। हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, बट वी आर दी फाउंडिंग मेंबर, रिमेंबर दिस। ओके, देन क्या ये ऑर्गन है यूएन का? यस, बिकॉज आईएलओ, मैंने आपको स्पेशलाइज्ड एजेंसी से याद कराई थी पूरी 17, उसमें से एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आईएलओ, और इस आईएलओ के अंडर में ही ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। सो यस, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ यूएन। ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं एज अ स्टेटमेंट। देन आर ऑल आईएलओ कन्वेंशन बाइंडिंग ऑन इंडिया? नहीं, सिर्फ वो कन्वेंशन बाइंडिंग होंगे जो हमने रेटिफाइड किए हैं। दे आर ओनली बाइंडिंग वंस एक्सप्लिसिटली रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। अब याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के डेलीगेट्स जाके साइन कर दें, ओके, दैट इज साइनिंग अ कन्वेंशन। लेकिन जब तक किसी कंट्री का पार्लियामेंट उस कन्वेंशन को अडॉप्ट ना कर ले, तब तक वो रेटिफाइड नहीं माना जाता। ओके, तो पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो कन्वेंशन हम पे बाइंडिंग होंगे। तो इंडिया ने साइन करें 6 आउट ऑफ 8 कोर फंडामेंटल आईएलओ कन्वेंशंस।
हमने कन्वेंशन 87 एंड 98 साइन नहीं किया है। तो अब हम जानते हैं कि ये कन्वेंशन 87 और 98 क्या है एंड व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से हम इसको साइन नहीं करना चाहते। पहले ये देख लेते हैं कि साइन कौन से करें। फोर्स लेबर का अबॉलिशन, तो ये तो हमारा डीपीएसपी वगैरह भी बोलता है, राइट। फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930, ईयर कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि हमने साइन करे हुए हैं ये सब। फोर्स लेबर हमने अबॉलिश किया है, यस। इक्वालिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेम्यूनरेशन वगैरह में, हमने साइन किया है। एंड एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये भी हमने साइन किया, और ये 2017 में ही साइन किया था हमने, तब भी मैंने आपको न्यूज़ में करवाया था ये। ओके, तो ये 3 तो हमने साइन कर रखे हैं, मतलब 3 कैटेगरी के। ये कैटेगरी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज, ये हमने रेटिफाई नहीं किया है। एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी हमने रेटिफाई नहीं किया है। सो दीज आर कन्वेंशन 87 एंड 98। व्हाट आर द रीजंस? फर्स्ट, राइट टू स्ट्राइक वर्सेस पब्लिक सर्वेंट्स। अब देखिए, अगर हम इस कन्वेंशन को रेटिफाई करते हैं, दैट मीन्स इट विल गिव अनरेस्ट्रिक्टेड राइट्स टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्राइक टू ऑल वर्कर्स। कि सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस रह पाते हैं इसमें, मिलिट्री एंड पुलिस एटसेट्रा। बट अब ये मान लिए कि अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस, ये सब भी एसोसिएशन बना के इस तरीके के अनरेस्ट्रिक्टेड राइट अगर इनको मिल जाएं, तो फिर आपकी जो गवर्नेंस है वो पूरी की पूरी स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। हालांकि उनके एसोसिएशंस होते हैं ऑलरेडी, ओके, बट वो उनकी आपसी वाला है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रिकग्निशन नहीं दिया जाता है उनको कि अब यहाँ पे खड़े होके आप कलेक्टिव बार्गेनिंग शुरू कर दो, नॉट पॉसिबल। ओके, उनके सबके अपने अपने सर्विस रूल होते हैं, उसके अंडर में ही गवर्न होते हैं वो। अंडर इंडियन लॉ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लाइक सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एसेंशियल सर्विसेज are governed by specific service rules that restrict political affiliation and right to strike. अगर हम इसको रेटिफाई कर दें, इट विल गिव द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एन अनकंडीशनल राइट टू यूनियनाइज एंड स्ट्राइक, विच द गवर्नमेंट आर्ग्यूज कुड पैरालाइज द एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड पब्लिक यूटिलिटीज़, राइट। तो इस वजह से हमने इसको रेटिफाई नहीं किया कन्वेंशन 87। और 98 बात करता है अबाउट द कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे बात करती है कि आपको जो करना है करो वॉलेंट्री बेसिस पर। ओके, गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है इस तरह की चीज़ें कि लेबर्स चाहें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। इंडियाज़ डोमेस्टिक लेबर लॉ सच एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, या जो अभी न्यू कोड आए हैं हमारे 4, इट रिलाइज हैविली ऑन कंपल्सरी एडजुडिकेशन एंड कंसिलिएशन मैकेनिज्म मैनेज बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स और ट्रिब्यूनल्स। क्योंकि इंडिया प्रेफर करता है स्टेट का मीडिएशन होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर इनके बीच ही डील हो, क्योंकि ऐसे में तो फिर ये भी उनको ब्लैकमेल करते रहेंगे, हम नहीं देंगे ज़्यादा पैसे, और वर्कर्स भी उनको ब्लैकमेल करते रहेंगे कि हम काम ही नहीं करेंगे, हम जाएंगे भी नहीं यहाँ से काम छोड़ के, लेकिन हम काम भी नहीं करेंगे, आएंगे बैठे रहेंगे। ओके, तो ऐसे में स्टेट को बीच में आना पड़ता है कि चलिए हम कानून के अंडर में विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ हम लोग कंपलसरी एडजुडिकेशन जैसी कुछ व्यवस्था करते हैं। जबकि ये कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए वॉलेंट्रीली कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर कोई काम नहीं हो सकता। बंगाल में यही हुआ, वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स रही 30 साल जिन्होंने राज किया, उनके टाइम पे बंगाल पूरी तरीके से लगभग डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। ओके, क्योंकि उन्होंने लेबर्स को बहुत ज़्यादा राइट दे दिए थे और कोई प्राइवेट कंपनी वहाँ काम करना नहीं पसंद कर रही थी। ओके, सो थिंग्स टू रिमेंबर इज हमने 2 कन्वेंशन रेटिफाइड नहीं किए हैं एंड दीज आर दी रीजंस। और दूसरा रीज़न है कि इंडिया की जो 90% वर्क फोर्स है ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ओके, चलिए, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उस न्यूज़ में हमें इतना ही जानना था। अगला हम चलते हैं, इंडियाज़ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बैन द यूज़ ऑफ पोटेंशियल कार्सिनोजन क्लोरीन ब्लीचिंग एज इट सेट्स टी बैग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये जो आप लोग ग्रीन टी वगैरह के टी बैग्स वगैरह आते हैं ना, उनको लेकर कुछ चीज़ें आई थी कि इसमें हम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है और ओवर द टाइम ये हेल्थ के लिए रिस्क हो जाएगी। तो उसी में से एक न्यूज़ में आया एपीक्लोरोहाइड्रिन, ओके, दिस वन। तो इसके बारे में हमें सिर्फ 2-4 बातें ही जाननी है। अब इस पे क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके आ सकता है या एप्लीकेशन को लेके, बस 2 ही चीज़ों को लेके पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लेमेबल है या नॉन फ्लेमेबल, क्योंकि PYQs अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा नॉन फ्लेमेबल, फ्लेमेबल, इसी तरह के स्टेटमेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, सो रिमेंबर इट इज़ फ्लेमेबल,
it is soluble in water, and most importantly it is biodegradable. ओके तो ये बायो एक्यूमुलेट नहीं होता है एनवायरनमेंट में, लेकिन इट रिलीजेस हाईली टॉक्सिक फ्यूम्स लाइक HCl व्हेन हीटेड टू डिकम्पोजिशन. ऑलराइट, तो ये इसका एनवायरमेंटल बिहेवियर है. एप्लीकेशंस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो टी बैग्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद ग्लिसरॉल मैन्युफैक्चरिंग करने में भी, उसके बाद जो हम लोग एडिसिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने कभी फर्नीचर वगैरह का भी काम देखा होगा तो मॉडिफाइड इपॉक्सी रेजिन्स, राइट, तो ये उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं. और इसके जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है ये कार्सिनोजन, ठीक, टॉक्सिसिटी इवन वाया इनहेलेशन, इंजेक्शन और स्किन कांटेक्ट भी आपको ये देखने को मिलता है. और वर्स्ट स्टेज की ये जेनेटिक म्यूटेशन भी कॉज कर सकता है. ओके, उसके अलावा ये ऑर्गन डैमेज कर सकता है सच एज किडनी एट्सेट्रा. तो यहाँ पर BIS ने जो न्यू रेगुलेशन दिए हैं टी बैग्स के, उसमें अंदर और कुछ बातें थी जो हमारे काम आ सकती. फर्स्ट इज बैंड सब्सटेंस एपीक्लोरोहाइड्रेन एंड क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. टी बैग्स मस्ट नाउ बी मेड ओनली फ्रॉम वर्जिन सेल्यूलोज फाइबर्स और अबाका प्लांट फाइबर्स, जो कि एक स्पीशीज़ होता है बनाना का, जो कि फिलीपींस में मिलता है. ओके, सो अब आप जो टी बैग्स वगैरह देखेंगे उसमें ये दोनों केमिकल्स बैन कर दिए गए हैं. और उसके साथ साथ मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब जो टी बैग्स बनेंगे इट कैन बी ओनली मेड फ्रॉम वर्जिन सेल्यूलोज फाइबर्स और अबाका प्लांट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि एज अ एस्पिरेंट आप ये चीज़ें जानते हो, राइट. नेक्स्ट इज दूसरा रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक्स को भी डिस्करेज करना चाहते हैं. प्लास्टिक मटेरियल्स लाइक नायलॉन, PET, दे आर डिस्करेज टू प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स इनटू दी हॉट टी. और ये ना कुछ टाइम पहले आया भी था, वो जो स्टेपलर की आलपिन यूज़ होती है ना, पिन, उसमें टी बैग में धागे को बांधने के लिए, उसको लेकर भी आया था कि इसको जब हम डिप करते हैं टी में हॉट वाटर में तो उससे भी कुछ चीज़ें, कुछ टॉक्सिक मेटल्स बॉडी में जा रहे थे. ओके, तो ये सब चीज़ें बंद की जाएंगी. ट्रेसेबिलिटी, स्ट्रिक्ट माइग्रेशन टेस्ट आर मैंडेटरी एंड पैकेजिंग मस्ट डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर्स डिटेल, बैच नंबर एटसेट्रा. ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, से इस फर्स्ट पॉइंट को ध्यान रखिएगा. अब मैं आपको लेके आता हूँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के रिस्पेक्ट में. अगेन आपको लगता होगा सर ये इतना क्या है, लेकिन इस बार का पेपर तो उठा के देखो, ठीक है. अलग अलग बॉडीज़ पूछ ली गई, कौन सी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कौन सी ऑटोनमस है या नहीं है. और ये ट्रेंड 2020 से इसी तरह से चल रहा है. सो आपको चाहे लगे कि सर ये ज़्यादा है जो भी है, बट फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिट कर सकें. एनीवे, नाउ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, दैट मीन्स इसका अपना एक्ट होगा, इसका अपना कोई एक्ट इनैक्ट किया गया होगा, जो कि इनैक्ट किया गया था. पहले भी था वो एक्ट, ठीक है. ओरिजिनली तो 1946 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी ये बॉडी. उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था इसको, और 1986 में आप इकोर एक्ट लेके आए और इस एक्ट को भी रिप्लेस कर दिया गया 2016 में. तो अब ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? इस बार आपने वो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखा था, उसने ईयर कोई 2016 से 18 कर दिया था और फंस गए थे बच्चे. एनीवे, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने BIS को बना दिया है नेशनल स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडिया. एक्ट आया था 2016 में, जिसने रिप्लेस किया था 1986 के एक्ट को. ओरिजिनली ये बॉडी स्टैब्लिश की गई थी 1946 में, तब इसका नाम अलग था. यही बॉडी है जो ISI हॉलमार्क वगैरह इशू करता है. और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं वही इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हो जाते हैं. अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा. बट आप समझ सकते हो कि यहाँ पे वाइल द सर्टिफिकेशन मोस्टली वॉलेंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक BIS सर्टिफिकेशन कंपलसरी एज वेल, जैसे गोल्ड के लिए. ओके, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इनके लिए कंपलसरी भी किया जा सकता है. ओके, तो वहाँ पे हमने BIS के बारे में जान लिया. अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अबाउट दिस रीसा. ये ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टोर बनाया जा रहा है अलग से, एंड उसके साथ साथ हम जानेंगे अबाउट द ट्राइफेड्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में आने वाली ऑटोनमस बॉडीज़ के बारे में. क्यों जान रहे हैं ये सब?
क्योंकि इस बार बॉडीज़ पूछी गई थी कौन सी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, एक क्वेश्चन था प्रॉपर, राइट। तो हम जब भी कोई मिनिस्ट्री न्यूज़ में आएगी हम उसके बारे में ऑटोनमस बॉडीज़ तो डेफिनेटली जानेंगे, क्योंकि उससे हमें उसमें भी हेल्प मिल जाती है मेंस में कि कौन सी स्कीम कौन सी बॉडी इंप्लीमेंट कर रही है, कौन उसकी नोडल एजेंसी है, राइट। तो इस आर्टिकल में हम अबाउट द रीसा, ट्राइफेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बॉडीज़ के बारे में जानते हैं। चलो, इन्होंने पहले तो एक डेडिकेटेड फॉर द ट्राइबल प्रोडक्ट्स एक डेडिकेटेड प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड बनाया है कॉल्ड एज रीसा द टाइमलेस ट्राइबल। ओके, सो ये एक डेडिकेटेड प्रीमियम ब्रांड होगा फॉर द ट्राइबल टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ट्राइफेड करेगा। ये एक ब्रांड आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा ट्राइबल प्रोडक्ट्स को अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर आप अगर प्रोडक्ट्स में देखें, थोड़ी सी नज़र डालें तो एरी एंड मुगा सिल्क ऑफ असम, मुगा सिल्क में मैंने आपको पिछले वीक में तैयार भी कराया था पूरा टॉपिक, एरी सिल्क एंड मुगा सिल्क, संताल कॉटन ऑफ झारखंड, छांगपा पाशमीना ऑफ लद्दाख, कोटपट कॉटन एंड डोंगरिया एम्ब्रॉयडरी ऑफ उड़ीसा, ये भी न्यूज़ में आया था, हमने न्यूज़पेपर में बात की थी अबाउट द डोंगरिया, एंड टोडा एम्ब्रॉयडरी ऑफ तमिलनाडु। अब देखो यही सब चीज़ें मैच करने को अगर प्रीलिम्स में आ जाती है तो फिर लगता है कि यार ये सब कैसे याद रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का रेलेवेंस देखा गया है पिछले कुछ टाइम में तो वो देखा गया है पीआईबी का, इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल उठाया भी पीआईबी से ही है। तो ज़रा एक बार इनको याद कर लो कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट का है, क्योंकि एमसीक्यू इसी तरीके से फ्रेम किए जाएंगे। ओके, एरी सिल्क एंड मुगा सिल्क असम, संताल कॉटन झारखंड, ये याद रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छांगपा पाशमीना लद्दाख, ये भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सिर्फ कोटपट कॉटन एंड डोंगरा एम्ब्रॉयडरी उड़ीसा एंड टोडा एम्ब्रॉयडरी तमिलनाडु, ये भी कई बार न्यूज़ में सुना हुआ है, सिर्फ ये उड़ीसा वाले को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, उसके अलावा कुछ और भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे लोंगपी पॉटरी ऑफ मणिपुर, तुर्तुक ब्रास कटलरी ऑफ लद्दाख एंड डोकरा आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। डोकरा आर्ट पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर बट आ चुका है क्वेश्चन, उस टाइम आया था जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था। ओके, सो ये याद रखिएगा, ये आपका एक बहुत प्रोबेबल एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से मैच करने के लिए। क्लियर, आगे चलें। तो इसको इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया जाएगा? तो नेशनल डिज़ाइन सेंटर के थ्रू किया जाएगा। अगेन ये भी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे हम मदद ले रहे हैं एनडीसी की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आता है नेशनल डिज़ाइन सेंटर, ना कि उस ट्राइबल वाली में। एनीवे, चलो ट्राइफेड के बारे में जान लें कुछ बातें, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगेन अगर ऊपर से एक क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके क्वेश्चन आने की, अभी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज ट्राइफेड क्या है? अमूल मॉडल को ही ध्यान में रखते हुए ट्राइबल्स और ट्राइबल के प्रोडक्ट्स के लिए कुछ बनाया गया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ट्राइबल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कोऑपरेटिव बनाया गया जो उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करेगा। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1987 में। किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रजिस्टर हुआ है अंडर दिस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना इकोनॉमी में तब मैं आपको बताऊंगा ये सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, वो सब, ठीक है। बट अभी के लिए याद रखिएगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब दूसरा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि अंडर दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 सभी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम मानते हैं माइनर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल नॉन टिम्बर। ओके, जबकि जो टिम्बर है प्रॉपर, ठीक है, उसको नहीं माना जाता है माइनर में, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके दिया है दैट टिम्बर इज नॉट एन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसी तरह के स्टेटमेंट एमसीक्यू को गलत कराएंगे। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन, एग्जाम्पल बैम्बू, केन्स, वाइल्ड हनी, वैक्स, टसर सिल्क, तमारिंद, मेडिसिनल प्लांट्स, लाख एटसेट्रा। ओके, तो क्या इन ट्राइबल्स को भी इनके प्रोडक्ट पे एमएसपी मिलती है? यस, ट्राइफेड इनको प्रोवाइड करता है, जैसे क्रॉप्स के लिए एमएसपी प्रोवाइड की जाती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। फिर इनकी रिटेल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए पहले भी लॉन्च किया गया था ट्राइब्स इंडिया। ट्राइब्स इंडिया इज़ द ऑफिशियल रिटेल ब्रांड और चेन ऑपरेटेड बाय ट्राइफेड टू सेल ऑथेंटिक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक फूड, बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ई कॉमर्स। ओके, तो वो एक आईएएस ऑफिसर भी है, उन्होंने एक हनी को प्रमोट किया था कहीं किसी ट्राइबल एरिया से।
चलो इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ओके, सो क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू ट्राइफेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी फंक्शनिंग अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, नहीं, ट्राइबल वर्ड ही आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में तो नहीं फंक्शन करेगी। इट सर्व एज अ नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम दैट प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर सेलेक्टेड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यस। Minor forest produce as handled by TriFed include timber, bamboo, wild honey, medicinal plant collected by। अब अगर आपने उस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा ऑल नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, तो आप इस स्टेटमेंट को सही मार्क कर दोगे, बट वो गलत होगी क्योंकि टिम्बर नहीं है, टिम्बर नहीं है, टिम्बर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हमने यहाँ पे कुछ साल पहले मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ अमेंडमेंट किए थे जिसके अंडर में हमने क्या किया था कि यार बैम्बू कल्टीवेशन को हमें प्रमोट करना है, इसके लिए परमिशन लीजिए, लाइसेंस लीजिए, काट नहीं सकते आप उसके बिना। तो इस चक्कर में हमने क्या किया था, बैम्बू इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एंड ट्रीटेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, इस ये जो ओरिजिनल एक्ट था, फिर हमने 2017 में एक अमेंडमेंट किया और इसने रिमूव कर दिया बैम्बू को फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ए ट्री अंडर ओल्ड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, बट विद अ क्रूशियल स्पेशल राइडर। और राइडर क्या था यहाँ पर, याद रखिएगा, 2017 में बैम्बू को रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री। तो यहाँ पर आप ग्रो कर सकते हो ट्री को, लेकिन नॉन फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए या आपका प्राइवेट लैंड होना चाहिए। यानी कि अब हम इसको एक प्रॉपर एग्रीकल्चर क्रॉप की तरह ही ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो फार्मर्स कैन ग्रो, they can chop down and they can transport it across state lines without needing the transit or the felling permits। पहले आपको इनको गिराने के लिए परमिट लेने पड़ते थे। ओके, it remains a forest produce, forest dwelling tribes have the right to harvest it as minor forest produce but private commercial timber syndicates can not cut it down। तो ये चेंज याद रखिएगा जो 2017 में किया गया। अब ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में कुछ ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बात करते हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। ट्राइफेड हमने जान लिया। ओके, ये आपका 2026 का MCQ आया था, उसमें यही कहा गया था कि दिस नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये स्टेटमेंट दे दिया गया था। और उसको मैंने आपको कहा था कि ये कॉमन सेंस से भी गलत किया जा सकता था। ओके, बिकॉज इट इज़ अ ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, an autonomous body that act as a catalytic agent for economic development of STs by providing financial assistance, skill development, entrepreneurial training। ट्राइफेड हमने जान लिया है। और ये है नेस्ट, जिसने अभी अमेजोन के साथ एक MOU साइन किया था, जो मैंने आपको कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में करवाया था। ओके, इसीलिए कह रहा हूँ प्रिपरेशन करनी है तो एक ही जगह से करो, पूरी हॉलिस्टिक करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर ही आप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को ठीक से, ठीक है, चाहे वो डेली न्यूज़ एनालिसिस हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिटवीन द लाइन्स, जो कि मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। और तीसरा ये प्रीलिम्स एक्स्ट्रा। अगर ये 3 चीज़ें आपने ठीक से कर ली, आई गारंटी आपका प्रीलिम्स बहुत बेटर होगा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट ने क्या किया, ये रन करता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिन पे हमने शॉर्ट नोट न्यूज़ डिस्कशन में देखा था। ओके, सो दीज 3 आर द ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। चलो, नो देयर इज अनदर डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन कन्वीनियंस। तो अब ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है, मैंने एक डॉक्ट्रिन आपको पिछले वीक कराई थी। ये एक सिंपल सी बात कहती है कि अगर एक कोर्ट ये कह सकता है कि यार आपका ये जो केस है ना, ये जो इशू है, ये दूसरी अथॉरिटी ज़्यादा बेटर हैंडल कर सकती है। फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल एस्पेक्ट आया है कंपनी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, तो कोर्ट ये कह सकता है कि आप एक काम कीजिए, आप ट्रिब्यूनल में, कंपनी ट्रिब्यूनल में चले जाइए, दे आर एक्सपर्ट इन दिस डोमेन एंड दे कैन बेटर हैंडल दिस। ओके, द सुप्रीम कोर्ट recently held that where the question of pursuing a constitutional remedy is involved and invocation of writ jurisdiction is traceable to clause 1 of article 226, the doctrine of forum of non-convenience may rarely apply। that is, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और जुरिस्डिक्शन थोड़ी बहुत लग भी रही है तो फिर उस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। बट डॉक्ट्रिन क्या कहती है एग्जैक्टली, इट अलाउज ए कोर्ट टू डिसमिस or stay a case when it believes that another forum is more appropriate for hearing this case, even if the court itself has jurisdiction over the case and the parties। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि कोई दूसरा फोरम इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, आप वहाँ पे चले जाइए।
द टर्म फोरम नॉन कन्वीनियंस इज ए लैटिन वर्ड, ये सब तो आप खुद से रीड कर लोगे. एंड दिस डॉक्ट्रिन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दैट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज वेयर कोर्ट्स फ्रीक्वेंटली डील विद क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट दैट इन्वॉल्व मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन. लेकिन ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करना नहीं करना, इट इज़ कम्प्लीटली डिस्क्रिशनरी, मीनिंग दैट द ट्रायल कोर्ट्स हैव सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड ऑन डिसाइडिंग वेदर टू डिसमिस और स्टे ए केस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. इसमें बस काम की बात ये रहेगी आपके लिए, द ओवरराइडिंग प्रिंसिपल, दिस ओवरराइडिंग कंसिडरेशन इज वेदर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वुड बी बेटर सर्व बाय लिटिगेटिंग द मैटर टू अनदर ज्यूरिसडिक्शन. ओके, तो सिंगल लाइन में याद रख लो बस कि ये डॉक्ट्रिन क्या है, इतना काफ़ी है. जॉगरेन सिंड्रोम, ये मैंने आपको न्यूज़ डिस्कशन में भी इसके बारे में बताया था, पर बेसिक याद रख लीजिए, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ओके, जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पर अटैक कर जाता है, फिर वो आपके सलाइवा, आपके टीयर्स, इन सब के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है. ओके, कई कई लोगों का कहना है कि यार आंसू नहीं आते. ओके, सो वो इस वजह से होता है. सो जापान में ये काफ़ी देखा गया, और स्पेशली ये थोड़ी एक एज के बाद, 40 के बाद इस तरीके से देखा जाता है. ओके, सो दिस इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक इट्स ओन मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. इट टिपिकली अटैक द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस टीयर्स, सलाइवा एंड स्वेट. ओके, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, उनको बस अपने नोट्स में लिखिए. बट अभी भी कहूँगा, अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे हो तो तुम अपने साथ मजाक कर रहे हो. ये प्रिपरेशन आपसे पूरा दिन रात डिमांड करेगी. बट अगर आप सोचते हो कि बस मैं हेडफोन लगाऊं, बिस्तर पे लेट जाऊं और लेक्चर सुनता रहूं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है. ओके, एनीवे, नो द फैक्ट इज़ दैट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस डिसीज इज स्टिल अननोन. बस कुछ लोग मानते हैं हो सकता है जेनेटिक्स की वजह से होता हो. मोस्टली देखा जाता है इन पीपल ओल्डर देन 40, एंड 90% जो एडल्ट डायग्नोस होते हैं इस बीमारी से, दे आर वीमेन. Okay, this is important point. Now, Sjogren can occur alone or in association with other autoimmune disease such as lupus या फिर arthritis. Sometimes liver and kidney are also affected, and most importantly इसका कोई क्योर नहीं है. ओके, सो बस आपको शुरू के 3-4 टॉपिक्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. अब यहाँ पर जो टॉपिक्स बचेंगे उनमें बस आप अंडरलाइन वाले पॉइंट्स को ही देखते चलिएगा. अब देखो ज़रा, यहाँ पर एक तो आप में से ना कुछ बच्चों की आदत बहुत बुरी है, सीरियसली बहुत बुरी है. बिकॉज ठीक है, मैंने इसको पेड रखा हुआ है, बट यार उसके कोई रीजंस होंगे, क्योंकि ये कंटेंट मैंने अकेले नहीं बनाया है, इस पर 3 लोगों ने मिलकर वर्क किया है. बट उसमें अगर कोई आके कहे कि नहीं सर ये भी मत रखो, इसको फ्री कर दो, ये ठीक नहीं है. प्लीज़ आप लोग अपने थोड़े बिहेवियर को चेक कीजिए. दिस इज़ नॉट राइट. ऑल राइट, बिकॉज वी आर डूइंग आवर वर्क ऑनेस्टली, सो अ मिनिमम चार्ज इज़ अप्लाइड, दैट्स फाइन. ज्वाइन करना ना करना आपके ऊपर है, बट प्लीज़ इस तरह से व्हाट्सएप करके आप रिक्वेस्ट करके या ऐसे बोलना कि नहीं फ्री में करो, ऐसे नहीं होता. ओके, सो एनीवे, यहाँ पे देख लीजिए आपके फिजिक्स वाला को, इसको डार्क पैटर्न के लिए फ़ाइन लगाया गया 5 लाख रुपए का. अब डार्क पैटर्न है क्या? इट इज़ अ डिसेप्टिव यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन इंट्रैक्शंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. यानी यहाँ पर आपको मिसलीड करने की कोशिश की जाती है, ट्रिक किया जाता है यूज़र्स को इन डूइंग समथिंग जो वो ओरिजिनली करना नहीं चाहते थे. तो यहाँ पे आप उसको ट्रिक करके उसकी जो ऑटोनमी है, उसकी जो चॉइस है, उसका जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, उसको हार्म कर रहे हो. ओके, कई बार चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं बाद में फिर. अब पता है कई पेड कोर्स मैं ऐसे देख चुका हूँ फिज़िक्स वाला पे ही, जो बच्चों को सस्ते में लॉन्च किए गए, बहुत सस्ते में, 100, 200, 300, इवन 29, कुछ ने तो फ्री में भी कर दिए. बट जब बच्चों ने ज्वाइन किया और उसके बाद देखा तो वो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं आपको. अब मैं मान सकता हूँ चलो हिस्ट्री में एक बार कुछ चल जाएगा, बट इकॉनमी में पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोई सेंस नहीं बनता. ओके, इवन जब तक आप कोई भी टॉपिक ले लो, आप सोशल का टॉपिक ले लो, आप आईआर का टॉपिक ले लो, अगर आप इसको करंट अफेयर की इवेंट से लिंक नहीं कर रहे हो तो आप बच्चे को हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे हो. वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा इनमें जब तक आप इन चीज़ों को करंट अफेयर से लिंक करके नहीं पढ़ाओगे. सो इन्हें डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस कहा जाता है, और इसी तरह की कुछ टर्म्स हैं. अब पहले तो ये याद रखो कि ये डार्क पैटर्न टर्म कॉइन किसने किया था, तो इट इज़ हैरी ब्रिगनल इन 2010. ओके, और एक रिपोर्ट जो आई थी अभी, उसने कहा था कि इंडिया को करीब इस तरह के डार्क पैटर्न से फाइनेंशियल लॉस होता है ऑलमोस्ट 25,000 to 80,000 करोड़ एनुअली.
अब ये वो सब टर्म्स हैं जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी कराए थे, ये याद रखिएगा। कभी एमसीक्यू में एज इट इज़ दे दिए गए सिंपल कि ये क्या है, तो इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ डार्क पैटर्न। ओके, फॉल्स अर्जेंसी, यानी आपको दिखाया जाएगा डिस्काउंट एक्सपायर हो रहा है, डिस्काउंट एक्सपायर हो रहा है। अब पीडब्ल्यू की अनअकैडमी की वेबसाइट खोलिए, ये डिस्काउंट इतने घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो फॉल्स अर्जेंसी दिखाई जाती है। बास्केट स्नीकिंग, यानी कि आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो ई कॉमर्स पे, अचानक आपने 3 प्रोडक्ट ऐड किए और अचानक से चौथा प्रोडक्ट अपने आप ही ऐड हो गया, ऑटोमेटिकली एडिड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या सर्विसेज या चैरिटी डोनेशन। जैसे आप IRCTC की जब वेबसाइट बुक करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली ₹1 अपने आप ही क्लिक कर देते हैं पहले से बॉक्स में कि ये आप डोनेशन दे रहे हो फॉर फिलैंथ्रोपिक पर्पज़। ओके, नेक्स्ट इज कंफर्म शेमिंग। दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ इमोशनल गिल्ट वगैरह यूज़ की जाएगी कि आप ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप यूट्यूब खोलिए, वो ऐड अपने आप आ जाते हैं कि हम लोग ये अनाथ आश्रम चलाते हैं, हम वो ओल्ड एज होम चलाते हैं, हमारे पास 8 दिन का खाना बचा एंड सो थिंग। ओके, तो कई बार आपका दिल मान जाता है उसमें कि यार मैं इस वीडियो को कैसे आगे बढ़ा दूँ, कुछ कर सकता हूँ शायद। ओके, फोर्स एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इंटरफेस ड्रिप प्राइसिंग, बिल्ट बेट एंड स्विच, नेगिंग, डिस्गाइज एड, ये सारी चीज़ें आप एक एक बार वन लाइनर यूज़ कर लीजिएगा। बट मुझे जितना लगता है अगर एमसीक्यू बनाएगा तो इसमें से कुछ एक वर्ड्स उठा लेगा और कह देगा दे वर इन न्यूज़ फॉर व्हाट पर्पस। ओके, सो इट वॉज अ डिसेप्टिव ट्रिक, डार्क पैटर्न। पायरो प्रोसेसिंग, ये द हिंदू से ही लिया गया, मैंने उसमें भी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं मटेरियल्स को फिजिकली या केमिकली चेंज करने के लिए। तो ये एप्लीकेशंस कई सेक्टर में है, बट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है न्यूक्लियर सेक्टर में, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास बच जाता है स्पेंट फ्यूल। अब इनको डिस्पोज करना सबसे मुश्किल काम है, तो इनको जनरली अंडरग्राउंड बरी कर दिया जाता है, और ये जितने भी स्पेंट फ्यूल यूरोप वगैरह से आते हैं ना, वो आके अफ्रीकन कंट्रीज़ में लाके डिस्पोज कर दिए जाते हैं अंडर द ग्राउंड। अब कल को अगर भूकंप वगैरह आता है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो कौन झेलेगा? अफ्रीकन्स। तो इसके अगेंस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ काफ़ी अलर्ट हुई एक टाइम के बाद, फिर उन्होंने IAEA इस बारे में बात की कि ये कोई बात नहीं होती कि आप अपने यहाँ का सारा रिस्क हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि हमारे नेताओं को पैसे की भूख है। ओके, तो ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है। द यूज न्यूक्लियर फ्यूल इज प्रोसेस्ड इन सॉल्ट बाथ कंटेनिंग लिथियम एंड पोटेशियम क्लोराइड्स at 500 degree or more, and electric current separates the different elements based on their electrochemical properties. इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है इस वक्त, बिकॉज इट इज़ यूज टू रीप्रोसेस स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग एडवांस फास्ट रिएक्टर, जो कि इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। सो ऑल कंट्रीज आर एक्चुअली रिसर्चिंग एंड कपलिंग दिस पायरो प्रोसेसिंग टू फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया। ऑलराइट, तो मैंने इसको सिर्फ इसलिए लिया था कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो स्पेंट फ्यूल का इशू है उसे इसके थ्रू टैकल किया जा रहा है। नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन है। अब यहाँ से जो टॉपिक्स बच गए ना, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे ही रखी हैं आपको। इरावी-कुलम नेशनल पार्क वगैरह, इनको मैंने यहाँ पे और लेंदी नहीं किया है आपका PDF, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क न्यूज़ में आता है, रिवर न्यूज़ में आती है, इफ़ आई थिंक कि इसमें पॉसिबल है कि यहाँ पे से MCQ आ सकता है। ऐसा नहीं कि हर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तैयार करना शुरू कर दो, ऐसा करने जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे। ओके, सो जो मुझे काम का लगता है वो मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे देता हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ नीलगिरी ताहर के बारे में नोट था तो आपको दे दिया गया। एंडेंजर्ड होता है, शेड्यूल 1 स्पीशीज़ है। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूछा जाता है कई बार। तो अगर हिस्ट्री देखें हम, तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र ये गवर्नमेंट में शुरू से रहे हैं 26 जनवरी 1950 से। इसके बाद 3 गैलेंट्री अवार्ड्स आए थे, अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 52 में। लेकिन फिर इनको, अब ये सब जो होते हैं ना, ये पीस टाइम के अवार्ड होते हैं, और जबकि ये जो ऊपर के 3 हैं ये वॉर टाइम के अवार्ड्स हैं। अब ये पीस टाइम के जो अवार्ड थे इनको लेटर रीनेम किया गया इन 1967, क्योंकि क्लास 3 अच्छा नहीं लगता था सुनने में। सो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ओके, तो ये 6 अवार्ड्स हो गए। अब इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि परमवीर चक्र के बाद सेकंड ऑर्डर पे आ जाता है अशोक चक्र, यानी कि सिविलियन पीस टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड है अशोक चक्र। और अगर हम दोनों कैटेगरी मिला दें तो परमवीर चक्र सबसे इंपॉर्टेंट, फिर अशोक चक्र, देन महावीर चक्र। ये वो बॉर्डर में जो कुलदीप सिंह चंदपुरिया का रोल किया था ना सनी देओल ने, वो महावीर चक्र वाला था। ठीक है, परमवीर चक्र तो आपका वो जो अभी मूवी आई थी शेरशाह,
ओके, विक्रम बत्रा। परमवीर चक्र वो था। अशोक चक्र कई लोगों को मिला पीस टाइम के लिए जब मुंबई पे अटैक हुआ। कीर्ति चक्र, उसके बाद वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ज़रूर याद रखिएगा एग्जाम्पल के लिए। ओके, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। औरंगुटन, औरंगुटन पे 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी और आगे भी आ सकता है, बिकॉज इसकी 3 स्पीशीज़ हैं। ओके, देर आर 3 नॉन स्पीशीज़ ऑफ औरंगुटन, सुमात्रन, बोर्निया। ओके, ये जिस जगह पे मिलते हैं ना उसी पे बेस्ड इनके नाम है, बोर्नियन, और तीसरा आपका ये तपानुली। ओके, सो ये 3 टाइप के स्पीशीज़ हैं। इनमें वही सेम चीज़ है, बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेल हो या फीमेल दोनों को बियर्ड होती है। शिग्लोसिस, ये भी द हिंदू में मैंने न्यूज़ में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये एक बैक्टीरियल डायरियल डिजीज़ है। ओके, बैक्टीरियल। अब ये बैक्टीरिया कोई वायरल, प्रोटोजोआ इस तरीके से रिप्लेस कर देता है और परेशान करता है आपको। सो रिमेंबर, शिग्लोसिस इज़ बैक्टीरियल डिजीज़, अंडर 5 लोगों को ज़्यादा होती है, डायरिया का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है ये, एंड द ओनली नेचुरल रिजर्वॉयर इज़ दिस बैक्टीरिया, शिगेला बैक्टीरिया। ओके, देन यहाँ पर कुछ नेशनल SC/ST हब बनाने की बात की जाएगी, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ वगैरह आएंगे जिनके बारे में आप जान सकते हैं। ओके, ये अब आगे सिर्फ स्पीशीज़ हैं, बट मैंने सिर्फ जो अंडरलाइन करे हैं पॉइंट्स उन्हीं पे ध्यान दीजिएगा, बाकी के फालतू चीज़ें नहीं देखनी है। और अगर आप टोटली स्किप भी कर देते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम नहीं आएगा। ये सिर्फ मशरूम क्या है कि यूपीएससी का फेवरेट रहा है बहुत मशरूम, इसलिए मैंने आपको इसका नोट दे दिया है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से मिला है ये वाला मशरूम, ऑरोरा बोरियालिस। ये तो लगभग हर साल ही हम लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग इसको खुद से कर लेंगे, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, बस ये आपके रीड करने के लिए। यहाँ पे एक वोल्केनो है जो कि फार ईस्ट में इरप्ट हुआ है और काफ़ी मैसिव था, और इस बार एक क्वेश्चन भी आया था 2026 प्रीलिम्स में ही कि ये वोल्केनो, और बस रीजन पूछा था, तो सिंपल सा याद रखिएगा, शिवेलुच वोल्केनो इन रशियाज फार ईस्ट, और कुछ नहीं पूछा जाएगा उसमें। बैरोबेनाटाइड, ये ड्रग के बारे में भी हमने द हिंदू में बात की थी, और मैंने आपको GLP-1 रिसेप्टर के बारे में बताया था कि इसके बारे में याद रखिएगा, जब मैंने आपको वेट लॉस मेडिसिन के नाम याद कराए थे कुछ। हाँ, ये जो यहाँ पे एक फ्रॉग स्पीशीज़ मिला ना, इसकी एक ख़ास बात है कि जनरली फ्रॉग स्पीशीज़ क्या करती हैं कि वो वाटर में या लीव्स पे अपने एग्स ले कर देती हैं। ओके, लेकिन ये वाली जो स्पीशीज़ है ये क्या करती है, ये एक प्रॉपर नेस्ट बनाती है ज़मीन के अंदर और फिर वहाँ पर उसको प्लेस करती है। ओके, तो इस तरह का बिहेवियर पहले किसी फ्रॉग स्पीशीज़ में नहीं देखा गया इंडिया में, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो एक बार नाम याद रख लीजिएगा। कहाँ मिला है, नामथापा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल। नामथापा पे भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शॉर्ट नोट दे रखा है। ओके, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ये सब आप हम पहले पढ़ चुके हैं 2022 में। ऑयल सीड किसान मित्र, ये सिर्फ इसलिए दिए गए, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं दिया गया है, ये दिया इसलिए गया है कि कहीं पे कभी कोई फॉर्डर मटेरियल किसी आंसर राइटिंग में कोट कर सको। कि पैराक्विट नाम का एक कुछ मिला था यहाँ पर। उसी तरीके से ONDC मैंने आपको कराया था, ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स साइट को चैलेंज करने के लिए, जैसे UPI ने चैलेंज किया मास्टर मैस्ट्रो को, वैसे ही ONDC लाया जा रहा है अमेज़ॉन वगैरह को चैलेंज करने के लिए। तो उसी के अंडर में ये लोग एक और डिजी दुकान करके लाएँ, यानी कि जो आपके किराना स्टोर वगैरह हैं, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि ये ONDC के अंदर का ही इनिशिएटिव है, राइट। इट एम टू डिजिटाइज द किराना स्टोर्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस प्रोक्योरमेंट, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सके इन दी वैल्यू चेन, बट कहीं काम नहीं आएगा। बस याद रखिएगा कि ONDC के अंडर में इस तरह का इनिशिएटिव भी हम लोग लेकर आए हैं। इंडिजिनस वारिया AI मॉडल, नथिंग, कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, बट आपको वीडियो स्टोरी AI मॉडल्स के थ्रू वगैरह बताई जाएगी अफोर्डेबल प्राइस पे, बट ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आए इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ओके, बाकी आप लोग खुद देख सकते हैं, जो शुरू में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।